हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू थिंक टैंक यूपीएससी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं। टारगेट 2025 जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ मार्क्स का एज ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक जहां पे कंपाइलेशन की जरूरत है, अलग अलग सोर्सेज में मिलता है। हमने क्या करा, आपका काम आसान करा है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा इस पीक टाइम में। प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बाकी है। ठीक है, सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। क्वेश्चन बन सकता है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सब यहाँ पे फैक्ट्स हैं, सारी नॉलेज है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आओगे। तो ऐसे टॉपिक्स मिस मत करो, ये सब की एरियाज हैं, गोल्डन एरियाज हैं, यहाँ पे रहता है स्पेस, इसको पढ़ डालो। ठीक है, चले। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया, दैट इज दिल्ली सल्तनत, मुगल इंडिया, विजयनगर एम्पायर, तीनों अलग अलग वीडियो में करा दिए हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर करा दिए हैं। अब क्या पाइपलाइन में है, फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल इंडिया है। रिवर्स ऑफ इंडिया भी पूरी रिवाइज करा दी विद कॉन्सेप्ट्स, मैप्स एंड टेबल फॉर्म में दे दिया है, क्रिस्प। ठीक है, सारी पीडीएफ्स मिल रही है थिंक टैंक यूपीएससी के आपके टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। ज्वाइन कर लो, नंबर भी दे दिया है अपना, व्हाट्सएप करना केवल, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और व्हाट्सएप सिर्फ काम से करना मेरे भाई। ओके, ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया पहचान लो, ये कौन है? ये आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय एंड भगत सिंह। ठीक है, हम इसमें 8 पर्सनालिटीज देखेंगे जो अभी किसी न किसी कारण से न्यूज में रही हैं, उनसे रिलेटेड चीजें न्यूज में रही हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम करीब 7 और है वो देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो। हम टारगेट कर रहे हैं यार, एक क्वेश्चन तो बने। पूछता है 2021 में रविन्द्रनाथ टैगोर हो, पूछा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पूछा था। फिर आपका बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछ चुका है। फिर आपका दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ चुका है। आपके सती के बारे में पूछ चुका है, जो कि राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर करने, समझ रहे हो? गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज और प्लेसेस इन न्यूज भी हो चुका है। सब आ जाओ, सब आ जाओ, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सब कंटेंट आपको क्रिस्प मिलेगा और सारा आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलेगा। सिर्फ रिवीजन करते जाओ एमसीक्यूज के साथ। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज, सब करा रखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला भाई कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ओके, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बर्थ का हुआ, रेड पेन लेता हूं पहले मैं। हाँ, बर्थ का हुआ भाई, बर्थ हुआ इनका बंगाल में। ठीक है, राधानगर में 1772। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी देने के लिए मैंने लिख रखा है, कहां हुआ पता होना चाहिए। ही वाज बोर्न इन बंगाल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। ओके, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा मतलब पुनर्जीवन जो है। ठीक, इंडिया में जब रेनेसा आया, जब सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट आए, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट आए, इस कॉन्सेप्ट जरा 2 मिनट समझ लो। ओके, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आया तो इसके फ्लैग बियरर थे, शुरुआत के बहुत ही, कहते हैं ना, शुरुआत करने वाले पायनियर थे। जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इंडिया में, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो आत्मीय सभा, चाहे ब्रह्म समाज, जितने भी थे, सब में कैरेक्टर था। कुछ रिफॉर्मिस्ट थे, कुछ रिवाइवलिस्ट थे, कुछ क्या थे, प्रेजेंट फॉर्म में रहते रहते जो भी हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है या फिर आपका सिख धर्म है या फिर ज़ोरोस्ट्रिज्म के लिए भी आया था, उसमें रिफॉर्म चाहते थे। ठीक है, दोज मूवमेंट्स आर नोन एज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। ठीक, कुछ कुछ रिवाइवलिस्ट कैरेक्टर थे, मतलब वो आज के टाइम पर रिफॉर्म नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो पुराना कैरेक्टर है उसको रिवाइव करना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि आपका आर्य समाज, गो बैक टू वेदास, वेदा सोसाइटी जो थी आपकी। व्हेन वी टॉक गो बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती का, वी मीन या फिर ही मेंट व्हाइल सेइंग इट ऋग्वेदिक पीरियड, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन कम था, विमेन के साथ जेंडर बायसनेस नहीं थी, कास्टलेस सोसाइटी थी, उतनी रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये है मतलब रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में फर्क समझ गए आप। ठीक है, दिस वाज द टर्म। तो ये कहते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लीड करा। ठीक, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, पायनियर ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इंडिया, वही मैं आपको बता रहा था। ओके, क्लियर। From 1809 to 1804, he worked in the revenue department of the East India Company. ठीक है, he was a company servant, but he पढ़े लिखे थे बहुत। ठीक है, एक्सपोज हुए वेस्टर्न एजुकेशन से, पढ़ा तब समझ में आया, आंखें खुली कि रेशनल थिंकिंग क्या होती है, साइंटिफिक लिटरेचर क्या होती है, कैसे आपको रेशनली सोचना है, कास्ट वास्ट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ग्रो करना है तो हमें ये सब कास्ट बैरियर्स, रिलीजन बैरियर्स, ये सब हटाने होंगे। ओके, ठीक, ओके। सती ने सबका नाम सुना है, यहाँ पे सती में इनसे रिलेटेड रेगुलेशन 17 जो लाया था विलियम बेंटिक के दौर पे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। ओके, ही वाज अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक, फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा स्टार बनाता जाऊंगा। टू अपोज आइडल वर्शिप, ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। ठीक है, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, एंड कास्टिज्म के भी खिलाफ थे। एस्टैब्लिश द ब्रह्म समाज इन 1828। हालांकि अलग आपके क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इसका जेनेसिस है वो आत्मीय सभा में ही है। आत्मीय सभा ही आगे चल के
ट्रांसफॉर्म होती है ब्रह्म समाज में, ठीक है। प्रमोटेड मोनोथेइज्म, मतलब एक भगवान है, मोनो मतलब वन, ठीक है, एक भगवान है। कंडेम्ड प्रीस्टली रिचुअल्स, बोलते हैं कि भाई रिचुअल्स ये सब में कुछ नहीं रखा है, दिल से मानो भगवान को, ठीक है। लव फॉर गॉड, कास्टिज्म को क्या करते थे, कंडेम करते थे, जेंडर इनइक्वालिटी को भी कंडेम करते थे, ओके। प्लेड अ की रोल इन द एबॉलिशन ऑफ सती, जो बताया मैंने 1829 में। रेगुलेशन 17 विलियम बेंटिक को इन्होंने परसुएट करा था, ओके, ठीक है, ठीक है। आई होप ये सबको पता है, रिवीजन है इंटेंशन यहाँ का, ठीक है। एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, विमेन्स एजुकेशन एंड पॉवर्टी राइट्स, ठीक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहां से क्वेश्चन बनता है न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म से, ठीक है। अच्छा उससे पहले ये भी है, क्या करा इन्होंने, और डेविड हारे ने क्या करा था, कैलकाटा में हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करा था, हिंदू कॉलेज 1817 में, उनमें इनका मेजर रोल था, ही सपोर्टेड हिम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1824 में स्वयं से वेदांता कॉलेज भी स्टैब्लिश करा था, वेदांता कॉलेज भी स्टैब्लिश करा था, जहां पे ये ब्लेंड करते थे इंडियन और वेस्टर्न लर्निंग का। याद रखिएगा, he was not against Indian learning, he was not against traditional methods of Indian learning, he respected that, but he said कि आज की डिमांड ये है कि हमें अपने में इंप्रूवमेंट लाना है, रिफॉर्म लाना है। he was not against Hinduism, he was against the social practices that were prevalent in Hinduism, ठीक है। हाल ये था उस समय इनकी खुद की मां ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। होता ना, आप कुछ बड़ा करने जाते हो या फिर आप कुछ ऐसा करने जाते हो जिससे सोसाइटी के अगेंस्ट एक लहर बह रही है, उसके अगेंस्ट आप जाते हो, तो अक्सर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। राजा राम मोहन रॉय इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ दैट। उनकी खुद की मां ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, बोल के कि तुम पागल हो गए हो, ठीक है। लेकिन आज आप सब देखते हैं राजा राम मोहन रॉय का क्या दर्जा है समाज में और क्या उनकी इज्जत है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा करो, घबराओ नहीं, अच्छा कर रहे हो, कीप बिलीविंग, ठीक, ओके। स्टार्टेड पब्लिकेशंस, क्या क्या करा था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता रहा था, न्यूज़पेपर एंड जर्नल से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, ठीक है। संवाद कॉमेडी, इट वाज इन बंगाली, ओके। एंड अलग एक और था, मिरात उल अकबर, पर्शियन में था, ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, बंगाली, इंग्लिश, ओके, ही न्यू अ लॉट ऑफ देम, ठीक, फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड रिफॉर्म। याद रखना, संवाद कॉमेडी इन बंगाली एंड मिरात उल अकबर इन पर्शियन, ओके, क्लियर, ठीक। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या था, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनलाइटनमेंट वैल्यूज, ठीक है, बताया था आपको, पढ़ा था इन्होंने एनलाइटनमेंट के बारे में, रेनेसां के बारे में, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बारे में, यूरोप में 14, 15, 16 सेंचुरी के, ठीक, बहुत हाईली इंस्पायर्ड थे वहां से, समझ रहे हो। अपोज्ड ऑर्थोडॉक्सी इन बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ठीक है। अच्छा, डेथ के बारे में दिया यहाँ पे, इनकी डेथ का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1833 में ये क्या हुआ था, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहा, तब एक आपके जो मुगल एम्परर थे उनका नाम था अकबर टू, ठीक है, अकबर टू। इस समय अकबर टू, उनका पेंशन का इशू लेके, है ना, उनका पेंशन का इशू लेके ये कहां गए थे, ये गए थे ब्रिटेन, ठीक है। और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी, ब्रिस्टल में 1833 में, ओके। ये जो इनके नाम के आगे राजा लगा है राम मोहन रॉय के आगे, ये किसने दिया है, ये अकबर टू ने ही इनको टाइटल दिया है मुगल एम्परर, ओके, क्लियर, समझ गए आप। अगली पर्सनालिटी है दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये बहुत रिवर्ड पर्सनालिटी है, बहुत बेहतरीन काम है इनका भी, ठीक है। हिज अप्रोच या फिर द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय हिम वाज रिवाइवलिस्ट इन नेचर। ऐसे भी यूपीएससी पूछ सकता है, याद रखना कि रिवाइवल मूवमेंट था कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। हिज मूवमेंट वाज रिवाइवलिस्ट इन नेचर। ही सेड कि जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी थी, दैट वाज द बेस्ट आइडियल सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी। ही सेड, गिव द फेमस स्लोगन, गो बैक टू वेदास, ठीक है। तो क्या है, रिवाइवल करना चाह रहे हैं, देख रहे हो आप, एंशिएंट सोसाइटी का, इसलिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक। बर्थ का हुआ था इनका गुजरात में है, ओके, क्लियर। कौन सा है, तनकारा, जो आज से गुजरात में, लेकिन तब बॉम्बे प्रोविंस के अंदर ही आता था, ठीक है। 1824 में हुआ था। ओरिजिनल नेम क्या था इनका, मूल शंकर तिवारी, ठीक है, ओके। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आज भी आर्य समाज की ब्रांचेस कई जगह हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी, ओके। पहले फिर से देख लो, रिफॉर्म मूवमेंट था, हालांकि अभी बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से क्या होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवाइवलिस्ट। देखो अब मत कहना सर आपने रिफॉर्म क्यों लिखा, इन जनरल टर्म जो यूज होता है दैट इज सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट। हम ये नहीं बोलते सोशियो रिफॉर्म एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। बिकॉज मेजर क्या था, सबका रिफॉर्म था, बदलाव तो चाहते थे, बट उसका नेचर अलग था। इनका नेचर, इनके रिफॉर्म मूवमेंट का नेचर क्या था, रिवाइवलिस्ट, ओके। समझ पा रहे हो की डिफरेंस, ठीक है। ये नेचर की बात हो रही है। दिस इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑल द मूवमेंट, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय का मूवमेंट हो, चाहे वो सरस्वती जी का मूवमेंट हो, चाहे विवेकानंद का मूवमेंट हो, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का हो, चाहे वो केसी सेन का हो, चाहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आर्य समाज वाज सेटअप इन बॉम्बे इन 1875। लेटर उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके लाहौर ले आया गया था, ओके। फिलोसफी क्या थी इनकी, ठीक है। He emphasized returning to Vedic principles, okay, gave the famous slogan, go back to Vedas, denounced the idol worship, superstition, priestly dominance and ritualism। देख रहे हो आप, कुछ डिफरेंस नहीं है ना। अगर आप देखोगे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि भाई रिचुअल्स पे ओवर एम्फेसिस ना हो, है ना। जितने भी कास्टिज्म, विडो रीमैरिज,
ये सब अच्छी अच्छी चीजें करो, विडो रिमैरिज करो, फीमेल इन्फेंटिसाइड को हटाओ, कास्टिज्म को हटाओ, है ना, फीमेल एजुकेशन करो, लोगों की एजुकेशन करो, वेस्टर्न थॉट लाओ, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लाओ, सारी बातें ये करते थे। इट्स जस्ट द डिफरेंस इन अप्रोच। कुछ रिवाइवलिस्ट थे, कुछ रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है। डिनाउंस आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन, प्रीस्टली डोमिनेंस एंड रिचुअलिज्म पढ़ लिया था। ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई बुक अगर लिखी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी है किसी भी सोशल रिफॉर्मर ने, आपको पता होनी चाहिए वो। ओके, ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी बातें। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है ना? हाँ आ रही है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे बस। हाँ, आवाज वगैरह सब आ रही है। ओके, तो सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स क्या कहते हैं इनके? स्ट्रांगली अपोज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अभी हमने देखा। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है, सारी अच्छी अच्छी बातें। ओके, सपोर्टेड विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास, प्रमोटेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, ये याद रखना, ठीक है। ओके, एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? आज के बहुत फेमस, बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन देने वाले डीएवी कॉलेजेस, ठीक है, इन्हीं से इंस्पायर हुए थे। इनके जो स्टॉन्स 2-3 फॉलोअर्स थे, चाहे वो लाला हरदयाल हो, इन्हीं के फॉलोअर थे, ठीक है, इनसे इंस्पायर थे। इवन लाला लाजपत राय, ठीक है, वो लोगों ने आगे चल के डीएवी कॉलेज स्टैब्लिश करे हैं। लाला लाजपत राय को आप देखोगे लाहौर में स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। पहला जो पहला था महात्मा हंसराज, ठीक है, महात्मा हंसराज। हंसराज भी बहुत इनके स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, ठीक है, बहुत ही इनके अर्ली फॉलोअर्स में से एक थे। उन्होंने भी, महात्मा हंसराज तो है यहाँ पे, साथ में लाला लाजपत राय, कैसे लिखूं उल्टा सीधा, ठीक है, ऐसे लिखता हूं, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये दोनों ने मिलके पहला डीएवी कॉलेज लाहौर में स्टैब्लिश करा था। ओके, डीएवी की फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन कॉलेज, ठीक है। ओके, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही, सर सैयद अहमद खान भी बोलते हैं इन्हें। क्या करा था इन्होंने भाई? ही वॉज अ पायनियर इस्लाम रिफॉर्मर हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इनका कहना था स्टार्टिंग में तो ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ऑल। बाद में चल के जब कांग्रेस का गठन हुआ, एंड कांग्रेस वॉज, जितना भी बोलो आप, ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी ये थी, उसकी अप्रोच क्वेश्चन में नहीं है, इस कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में नहीं है, बट उसकी जो पहले का क्या था, कंपोजिशन था, इट वाज हाईली अपर क्लास, ठीक है, ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा थे, लॉयर्स डोमिनेटेड थे, पढ़ी लिखी सोसाइटी से एक तरीके से आप मान लो जो क्रीम लोग थे वो आते थे, मासेस में मॉडरेट नहीं करते थे, अप्रोच नहीं करते थे। बाद में जब गांधी जी आते हैं, तिलक आते हैं, वो लोग मासेस से अप्रोच करते हैं, ठीक है, पहले नहीं था। तो कांग्रेस का काफी क्रिटिसिज्म था स्टार्टिंग के फेज में, ठीक है, इट वाज बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो तब ये बहुत ही स्केप्टिकल हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर, और ये समझ जाते हैं कि अगर हमें इस्लाम का बेनिफिट करना है, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया का बेनिफिट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कांग्रेस से हटना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक गलती कर देते हैं सर सैयद अहमद खान, क्या करते हैं, कांग्रेस से तो हटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जाके ब्रिटिश के पास चले जाते हैं। मतलब ये कहते हैं, मुस्लिम से बोलते हैं अपने फॉलोअर्स से कि भाई अपोज कांग्रेस एंड गो टू ब्रिटिश, हमें ब्रिटिश के पास जाना है अगर हमें पढ़ना लिखना आगे बढ़ना। ही वांटेड द मुस्लिम सोसाइटी टू ग्रो, है ना, टू लर्न साइंटिफिक एजुकेशन, टू प्रॉस्पर along the lines of western education, that for that he advocated the support to British। यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है, यही सीड्स पड़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम नॉन यूनिटी के, सेपरेशन के, और ब्रिटिश को एक मौका मिल जाता है मुस्लिम्स को वू करने का, ठीक है। हालांकि his contributions cannot be disregarded, he had done a lot for Islamic revival movement, Islamic reformist movement, ठीक है। विजनरी मुस्लिम रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड एडवोकेट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थॉट, फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देखते हो ना जो आज के टाइम पे, इन्हीं की जेनेसिस है, देखते हैं कैसे। एम्ड एट एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO इन 1875, ठीक है। लेटर यही जाके आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है 1920 में, विच इज टुडे अ प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। Promoted Western style scientific education among Indian Muslims to help them adapt to modernity। ओके, ठीक है, ठीक समझ गया, मतलब इन्होंने पुश करा मुस्लिम्स को ऑर्थोडॉक्सी से साइंटिफिक अप्रोच की तरफ, ठीक है। ओके, चलिए और देखिए इनके बारे में क्या है। इनके बारे में है रिलीजियस एंड सोशल थॉट, समझिए इनका। एडवोकेटेड अ रैशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, हार्मोनाइजिंग रिलीजन विद साइंस एंड रीजन, ठीक है। ही सेड टू ऑर्थोडॉक्स
अलीगढ़ मूवमेंट का इसीलिए आप देखोगे हमेशा जब भी पढ़ोगे, जो मुस्लिम की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो मुस्लिम प्रीस्टली क्लास थी, वहां से बहुत कंडेमनेशन आता है आज भी, है ना। आज भी आप देखोगे जो बहुत ही स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, वो अलीगढ़ सेक्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन ऑर्थोडॉक्सी। और इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी से हट के रिलीजन को साइंस एंड रीजन के साथ ब्लेंड करने को कहा था। ओके, मतलब भला ही चाहते थे। क्रिटिसाइज रिजिड ऑर्थोडॉक्सी एंड आउटडेटेड कस्टम्स विद इन मुस्लिम सोसाइटी। पॉलिटिकल व्यूज कहते हैं इनिशियली सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बताया मैंने, बट ग्रू वेरी आफ्टर द राइज ऑफ आईएनसी, वही बताया क्यों। बिलीव्ड मुस्लिम शुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश फॉर देयर सोशियो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, गलती कर दी थी, ठीक है, गलती कर दी थी। अपोज पार्टिसिपेशन इन कांग्रेस पॉलिटिक्स, लेड अर्ली आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस फॉर मुस्लिम सेपरेटिज्म। समझ गए आप, जाने अनजाने में इन्होंने क्या कर दिया था, एक ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए आगे हमें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, ठीक है। देखें, अच्छा, इनकी कुछ राइटिंग्स थी बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो। असबाब है भगावत ए हिंद, ठीक है, ठीक, क्या था, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ब्लेम्ड ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर द 1857 रिवॉल्ट। मतलब आप देख सकते हो ऐसे कोई रिलीजियस बायगॉट नहीं थे ये, है ना, ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, ठीक है। डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, ओके, ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू उर्दू टू प्रमोट इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन्होंने बाइबल को किसमें, उर्दू में ट्रांसलेट करा था, जिससे कि इंडियंस भी पढ़ सके उसको, खासकर इंडियन मुस्लिम्स, और सीख सके, है ना, इंटरफेथ लर्निंग हो सके, बाकी धर्मों से भी सीख सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके ओके सर, एक टाइटल इनको नाइटहुड, पता होगा आपको, नाइटहुड ब्रिटिश इन ऑनर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑनर लोगों को देती थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था। बताइएगा कौन से रीजन से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो थी उसको फोरगो कर दिया था। बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसको पता है। सर का टाइटल इनको मिला था, तभी इनको सर सैयद अहमद खान भी बोलते हैं, एंड फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन इंडिया भी बोलते हैं। अलीगढ़ में 1898 में इनकी डेथ हो गई। क्लियर, सब कुछ क्रिस्प एंड क्लियर चल रहा है ना। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, सारी पीडीएफ क्विज़ेस वहीं पे होती हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं, ठीक, ईवी रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, ठीक है। बर्थ कहां हुआ था इनका, तमिलनाडु में 1879 में। ही वाज द पायनियर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या था ना, तमिलनाडु सोसाइटी में, साउथ इंडियन सोसाइटी में, जो कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में था, देयर वाज नॉट एनी, बहुत अलग सा कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे, हर जगह था भाई। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस रही है हमेशा से इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ भी थी। जो लोअर कास्ट थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे, अनटचेबल्स थे, उनको बहुत ही डिग्रेडेड तरीके से ट्रीट करा जाता था। टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, उनके रास्ते अलग होते थे, जिस रास्ते से वो गुजर जाते थे फिर वहां से उन ब्राह्मण्स नहीं गुजरते थे, इसलिए उनकी सड़कें अलग बना रखी थी, पब्लिक प्लेसेस पे वो नहीं बैठ सकते थे साथ में, बहुत बुरा हाल था। तो इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने लॉन्च करा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। क्या था ये इसके पायनियर थे, ईवी रामास्वामी नायकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के। क्या था इसमें, इसने कास्ट की रिजिडिटी जो थी, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अनटचेबल्स एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उसको चैलेंज करा था, ठीक है। वो द स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ कास्ट हायरार्की, ब्राह्मणिज्म एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, ठीक है। फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925 टू प्रमोट rational thinking, dignity and equality for non-Brahmins and lower caste. Okay, special focused on lower caste. Challenged caste oppression, religious orthodoxy and superstitious practices. ठीक है, ठीक है। Strongly opposed the मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र लिटरेचर है एक, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है इन हिंदुइज्म, ठीक है। इट इज हेविली इन फेवर ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ड्यू टू एम्पल रीजंस, जो यहाँ पर डिस्कस नहीं करने चाहिए मुझे गिवन द टाइम फ्रेम, ठीक है, ठीक। तो मनुस्मृति के बहुत खिलाफ थे ये, बिकॉज मनुस्मृति लोअर कास्ट, पता होगा आपको, बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को पब्लिकली बर्न करा था, वही रीजन है, रिलेट कर लीजिए, बिकॉज इट इज हेविली अगेंस्ट द अनटचेबल्स ऑफ द लोअर कास्ट, ठीक है। ओके, इसको अपने डिस्क्रिमिनेशन का एक जड़ मानते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा वो मानते हैं। ओके, चलिए। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, टेंपल एंड सोसाइटी। एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड बर्थ बेस्ड इक्वालिटी। ओके, ठीक है। हाँ, और क्या करा भाई, और देखिए, द्रविडियन आइडेंटिटी के लिए इन्होंने बहुत फाइट करी, ठीक है। और एंटी हिंदी स्टैंड, मतलब एक टाइम था, आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली दैट द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट शुड मेक एफर्ट्स टू प्रमोट हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी
राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राज्य भाषा है, ठीक है। इट वॉज एन अटेम्प्ट, लेकिन आपको पता होगा इन अ पोजिशन फ्रॉम द फैक्शंस ऑफ साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन इंडिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हिंदी अभी तक नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई और कभी मुझे लगता नहीं बन भी पाएगी, बिकॉज इट इज अनफेयर। ओके, लॉन्च द द्रविड़ार कजागम पार्टी, डी के पार्टी, ठीक है। ये भाई जस्टिस पार्टी का एक ऑफशूट मान लो इसे। जस्टिस पार्टी जो थी आपकी मद्रास की, वो आगे चल के उन्होंने इसको जस्टिस पार्टी से निकल के इसको क्या करा, पहले नाइकर जो थे ये पेरियार, ये कांग्रेस का हिस्सा थे। फिर वही बात कांग्रेस में देख के उन्होंने देखा कि भाई मुझे अपने अनटचेबल्स और लोअर कास्ट लोगों के लिए कुछ करना है, तो उससे अलग होकर उन्होंने ये पार्टी फाउंड करी। इसको जस्टिस पार्टी का आउटशूट मान सकते हैं। इट वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जस्टिस पार्टी, ठीक है। यही पार्टी है जिससे आप देखते हो ना आज डीएमके और एआईडीएमके है साउथ इंडिया में, इसी पार्टी का इंस्पिरेशन है वो, इसी से चल के आगे वो बना। ओके, ठीक है। In 1944 to promote Dravidian culture, language and rights, rejected Aryan domination because of Brahmanism की तरफ इशारा करता है, and promoted a Dravidian nationalist identity, strongly resisted the imposition of Hindi, viewing it as cultural domination by North India। ओके, समझा चुका हूं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। स्लोगन दिया तमिल फॉर तमिल्स, ठीक है। ओके, चैंपियन तमिल प्राइड एंड लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। इजी, सारी बातें समझ गए हैं। फैक्ट्स लेके जाओ यहां से, अंडरस्टैंडिंग मुझसे लेकर जाओ, फैक्ट्स पीडीएफ से भी ले सकते हो बाद में। स्वामी विवेकानंद माय फेवरेट, ठीक है। पर्सनल नहीं देना चाहिए ओपिनियन, आई एम सॉरी, ठीक है। फिर भी चलो, हर किसी के फेवरेट है विवेकानंद जी, नो डाउट, ठीक है। अब बर्थ इन कोलकाता, इनका जो असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था, इसको दत्ता भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1863 में ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़े वहां के सेंट हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा था यत्र जीवा तत्र शिवा। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था, यत्र जीवा तत्र शिवा, मतलब यत्र जीवा, जहां जीव है, तत्र शिवा, वहां शिव है, जहां पे इंसान है वहां भगवान है। बेसिकली ये मतलब है इसका। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, बहुत बड़े संत थे, ठीक है। यही बोलते थे कि भाई इंसान की सेवा करो, द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड। ओके, यत्र जीवा तत्र शिवा, ठीक। कोर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे इनकी, स्वामी विवेकानंद के, फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन ऑन द नेम ऑफ हिज गुरु in 1897, aimed at spiritual upliftment and social service, advocated Vedanta philosophy। I hope आपको वेदांता फिलोसफी के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो अलग से एक लेक्चर शॉर्ट बना दूंगा, यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है, यहाँ पे इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। कंबाइनिंग स्पिरिचुअल डेप्थ विद प्रैक्टिकल एक्शन, ठीक है। और एक और चीज थी खास इनके, एक विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी के बारे में, ये कहते थे कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आपको कोई भी अनयूजुअल तरीका करने की कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट वे टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी इज टू सर्विस द मैनकाइंड, ठीक है। ये था इनका कोर, इनकी फिलॉसफी का, ठीक, which was inspired by रामकृष्ण परमहंस ओनली, ठीक है। Gave the historic speech at the World Parliament of Religions in Chicago 1893, absolutely most important and the most famous point of his career, which transformed him into a global leader and global icon of spiritualism। वहां पे क्या करा, उस स्पीच में उन्होंने बात करी थी ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म, जो कि हमारा इंडिया, जो ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया नहीं, पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड था, ये तो इंडिया के कंसर्न में बोल रहे थे, ठीक है, पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड था, उसको उन्होंने कहा था ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म ब्लेंडेड विद वेस्टर्न साइंटिफिक थॉट, हम एक बहुत बढ़िया सोसाइटी का क्रिएशन कर सकते हैं। ये पॉइंट सामने रखा था इन्होंने। ओके, बिगैन विद द आइकॉनिक वर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ओके, ठीक है। प्रेजेंटेड हिंदुइज्म एज द रेशनल, यूनिवर्सल एंड टॉलरेंट फेथ countering western stereotypes, ठीक है। there were a lot of stereotypes for Hinduism in western society, उसको काउंटर करा था। ये स्पीच मानी जाती है जिसने हिंदुइज्म को वर्ल्ड स्टेज पे अनाउंस करा था, ठीक है। ओके, क्लियर, ओके। और देखो इनकी फिलोसफी और आइडियल्स क्या थे। एम्फसाइज्ड मैन मेकिंग एजुकेशन, बिल्कुल सही बोला कि भाई क्या आपको लगता है, सच बताइएगा कि हमारी एजुकेशन ऐसी है जो कि इंसान अच्छे बनाए, ठीक है। देयर इज डाउट, डाउटफुल है, ठीक। उसी पे एम्फसाइज करा था किसने, आपके स्वामी विवेकानंद जी ने, कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करे, जो उसका एक अच्छे इंसान होने का नेचर बिल्ड करे, ठीक है। मैन मेकिंग एजुकेशन, ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्ट। ओके, ठीक है। बिलीव्ड इन कर्म योग। व्हाट इज कर्म योग, जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया। अचीविंग स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, समझ गए आप, मतलब आपको ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है, अपने बारे में नहीं सोचना है। देयर शुड बी अ ब्लेंड, यही आपका योग थ्रू कर्म, कर्मा से आपका योग, जो आप एक्शन कर रहे हो उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। टूड एक्सटेंसिवली इन द वेस्ट प्रमोटिंग
इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंटरफेथ हार्मनी एंड ग्लोबल ब्रदरहुड। ओके, नेशनल यूथ डे जो इनके बर्थडे पे मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है। He died at the age of 39 only. Huge setback of India. He was at the peak of his career. ठीक है, जल्दी अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है अपने पास। ठीक है, 1902 में एट द यंग एज ऑफ 39 उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर। ये तो स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब देखते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो प्रेजेंटली चल रही चीजें बहुत न्यूज में है ये। ठीक है, देखो समझो क्या थे भाई लाला लाजपत राय। आपको पता होगा पहले मॉडरेट फेज एक था जिसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे बड़े बड़े लीडर्स थे। दे वर वेरी अप्रिहेंसिव टुवर्ड्स टर्निंग द पैसिव रेजिस्टेंस इनटू एक्टिव रेजिस्टेंस, और ये आउटराइट जो लड़ाई थी ब्रिटिश को उसको खोलने से बहुत डरते थे, स्वराज डिक्लेयर करने से डरते थे। और डरने से बनाए से मेरा मतलब ये नहीं कि वो डरपोक थे, मतलब था कि जो उस समय कंडीशंस थी उनका ये मानना था कि यार अमिड ऑल दिस अपोजिशन अगर हम ब्रिटिश से डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर देंगे तो दे विल कम विद हेवी रिप्रेशन। जो कि इनिशियल स्टेज यार कांग्रेस आप देखो ना 1906 के बाद जाके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वो आया, उसके बाद जाके उनका डोमिनेंस आ पाया, उसके बाद जाके हम लोग ने मूवमेंट्स वगैरह शुरू करे। 1885 में आज ही अगर बॉर्न हुई है कांग्रेस और 1886 से मूवमेंट वगैरह करने लगेगी ना, उसकी रूट्स स्ट्रांग है ना उसकी पॉपुलैरिटी है, कुछ भी नहीं है, क्या होगा? ब्रिटिश रिप्रेशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर डाउन हो जाएगी। तो जो स्टार्टिंग में मॉडरेट अप्रोच ली गई थी इट वाज बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड लगा था कांग्रेस को फेमस होने में, ठीक है, उसको लोगों को भरोसा जीतने में, ग्रास रूट्स तक काम करने में। जब एक बार ये हो गया तब आप देखो कि बाद में चल के जब बेस बन गया तो बड़े बड़े मूवमेंट्स आए। ठीक है, समझ गया? तो लाला लाजपत राय वाज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लाल बाल पाल के बारे में किसने नहीं सुना है यार? ही वाज प्रोपोनेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, पंजाब में इनका जन्म हुआ था 1865 में। ही इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब। ओके ओके, भगत सिंह की लाइफ पे इनका बहुत बड़ा इफेक्ट था, अभी जानेंगे क्या था। ठीक है, पॉलिटिकल कवरेज देखिए, पार्ट ऑफ द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये है ट्रायो, हाँ लिखा हुआ है, कोई नहीं। पायनियर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपकी ब्रिटिश इंडिया में आई थी, जो हमने इंडियन नेशनलिज्म में इनकॉर्पोरेट करी थी, ये तीनों उसके पायनियर थे। ठीक है, पायनियर मतलब शुरुआती दौर में इन्होंने उस पर जम के काम किया था। ठीक है, उसको फेमस करने में बहुत बड़ा हाथ था। स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, हाँ याद रखना लाला लाजपत राय का हाथ उसमें भी है। जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है ना, बताना जरा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी का काउंटर किसने दिया था और क्या था? ठीक है, बताना मुझे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सब बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडवोकेट ऑफ स्वराज सेल्फ। ठीक है, हाँ याद रखना जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, ये सब स्वराज के एक्सपोनेंट्स थे। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। ठीक है, ओके। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी मूवमेंट एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, यही मूवमेंट था जहां से एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? और देखो, ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लिखा जरूर होगा, अभी देखते हैं। एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म बताया था आपने, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। डीएवी कॉलेज में इनका हाथ था बहुत बड़ा, लाहौर में, जो हंसराज जी ने स्टैब्लिश करा था, उसमें ये भी साथ में थे। वैदिक एजुकेशन कंबाइंड विद मॉडर्न नॉलेज, जो डीएवी का कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। एडवोकेट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स, विमेन्स राइट्स। ठीक है। रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, लेट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928, जहां पे इन पे लाठीचार्ज हुआ था और ये ब्रूटली इंजर्ड हो गए थे। वहीं पे गुस्सा होकर और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनकी डेथ हो गई थी इसी ब्लोस के कारण, जो इनको लाठीचार्ज पे मिले थे, जो उनके चेस्ट पे मिले थे। और उन्होंने बोला था, जब उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने एक फेमस डायलॉग लाला लाजपत राय का है, दैट इज दीज ब्लोज ऑन माई डेथ इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब तुमने ये जो मेरे छाती पे जो ये लाठीचार्ज करा है ना, दैट इज द फाइनल नेल। ये जो तुम्हारा कब्र है, उसके जो कफन है ना, उसकी आखिरी नेल, आखिरी कील है, इसके बाद तुम गायब हो जाओगे इंडिया से। हुआ भी ऐसा, बहुत तेजी से ट्रिगर हो गया उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम देखते हैं कौन, भगत सिंह। आपको पता होगा 1928 से पहले भगत सिंह और उनका जो ग्रुप था HSRA, वो वायलेंस त्याग चुका था। ठीक है, वायलेंस वो छोड़ चुका था। ठीक इसी से गुस्सा होके जो लाठीचार्ज का पुलिस ऑफिसर था सॉन्डर्स, उसको मारने के लिए ये लोग फिर से एक्साइटेड हो गए, फिर से ये लोग गुस्से में आके
एक्साइटेड इज नॉट द राइट वर्ड, गुस्से में आके उन्होंने डिसाइड करा कि सॉन्डर्स को मार डालेंगे, बिकॉज लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब, और जो भगत सिंह थे वो पंजाब से आते थे और बहुत इज्जत थी, बहुत इनकी रिस्पेक्ट थी वहां पे लाला लाजपत राय की। तो इससे गुस्सा होके भगत सिंह और उनके यारों दोस्तों ने, जो उनके साथी थे अदर फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने हथियार उठाया और सॉन्डर्स को मारा। और बाद में चल के जब भगत सिंह जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने में गिरफ्तार हुए, तब उनको फांसी हुई। कई लोग को लगता है कि फांसी भगत सिंह को जो हुई थी वो बॉम्ब फेंकने के लिए हुई थी, नहीं नहीं, फांसी जो हुई थी वो सॉन्डर्स को मारने के लिए हुई थी, पकड़े वहां पे गए थे। ठीक है, क्लियर है? चलो, ब्रूटली लाठीचार्ज बाय द पुलिस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, his martyrdom inspired Bhagat Singh and others to take revolutionary action, notably the Revenge Act on Saunders, पुलिस ऑफिसर था। He was elected as the first president of All India Trade Union Congress in 1920। ठीक है, सेक्रेटरी कौन था बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन था सेक्रेटरी? अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब है भाई लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लीज याद रखना, जिस जिसके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने लिखे हैं आपको याद रखने हैं। द पीपल इन्होंने निकाली थी, ठीक है, पंजाब, माफ करिएगा, ये क्या था, क्या लिखा है, फाउंडेड जर्नल्स लाइक पीपल एंड कंट्रीब्यूटेड टू पंजाबी एंड इंग्लिश। अच्छा ठीक है, जनरल टर्म लिखी है। द पीपल इनका जर्नल था, इनकी बुक्स भी लिखी थी यार, हाँ है ना, राइट बुक्स। अनहैप्पी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक है इनकी अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की। ब्रिटिश मिसरूल को उन्होंने उसमें क्रिटिसाइज किया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन एंड इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ये इनकी किताबें हैं। क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? हाँ सब क्लियर हो रहा है, गुड, ठीक है। अच्छा लाइव क्लास करनी है, कब से करें यार, पॉलिटी की डाउट क्लास बची हुई है बहुत टाइम से, जो भी पीवाईक्यूज है वो कराऊंगा उसमें आपको लाइव क्लास में, और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो पॉलिटी सीरीज हमने करी है ना एमसीक्यू की, वहां से जितने भी डाउट्स हैं सब ले आना, सब लाइव क्लास में ऑन स्पॉट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। जितने भी डाउट हैं सब ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास में अनाउंस करता हूँ, पोस्ट पे देखना, लाइव क्लास अनाउंस करूंगा। अब आए बाल गंगाधर तिलक, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिन्होंने वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ नॉट ओनली एक्सट्रीमिज्म बट मास मूवमेंट, जो मास कैरेक्टर गांधी जी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना बार बार, ठीक है, गांधी जी से भी पहले अगर कोई इंसान था जिसने मास मूवमेंट की तरफ, इंडियन नेशनल मूवमेंट को मोड़ा, मास पार्टिसिपेशन की तरफ मोड़ा, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कैसे मोड़ा, तरीके देखेंगे, बड़े नई अप्रोच लेकर आए थे। He was born in रत्नागिरी महाराष्ट्र, he was popularly known as लोकमान्य तिलक। ठीक है, ठीक, लोगों ने नाम दिया था इनको लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य तिलक मतलब लोगों के द्वारा जिसकी इज्जत बहुत करी जाए, लोकमान्य। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, किसने कहा था देख लो, ब्रिटिश ऑथर हैं वैलेंटाइन शिरोल, इसको शिरोल पढ़ते हैं, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ही वाज अ की एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, गर्मी दल बोलते हैं इसे हिंदी में, विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आइकॉनिक स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्हीं का है। अलॉन्ग विद लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो, जो हमने अभी देखा, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, मास मोबिलाइजेशन एंड कल्चरल नेशनलिज्म, यूज गणेश उत्सव, यही बता रहा था इन्होंने क्या करना, उन्होंने देखा यार लोगों को मास मोबिलाइजेशन कैसे करा जाए, बिकॉज लोग इतने अवेयर थे नहीं कि उनसे बोला जाएगा कि हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक मूवमेंट प्लान कर रहे हैं या मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं, आ जाइए एक जगह इकट्ठा हो जाइए, नहीं कोई आएगा। ठीक है, तो जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, देखो कितने विजनरी इंसान थे, कितने दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा यार गणेश उत्सव, और क्या नाम है, जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र बहुत फेमस पर्व है, ठीक है, सिंस मेनी टाइम्स बहुत फेमस है, उसको और पॉपुलराइज इन्होंने किया। ठीक है, शिवाजी उत्सव जो है उसको भी, वो जो उत्सव होता था वहां पे हंड्रेड्स ऑफ लोग आके इकट्ठा होते थे, बाल गंगाधर तिलक जी वहां पे जाके लोगों को एजुकेट करते थे, ऑलरेडी जो भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने उस गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को, इतना कमाल के ओरेटर थे, इन्होंने क्या करा और पॉपुलैरिटी बढ़ा दी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, हिंदू कल्चर को भी मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, साथ साथ जो ब्रिटिश के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ा रहे लोगों की उसको प्रमोशन मिल रहा है। सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक, ऐसे विजनरी थे। ठीक है, एम्फसाइज द रोल ऑफ इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन इन नेशनलिज्म, इन्होंने ये बोला कि भाई अगर हम लोगों को उनके कल्चर, उनके नेशनलिज्म के क्या करेंगे, उजागर करेंगे, बताएंगे यार तुम्हारे अंदर कल्चर कितना खूबसूरत है, तो लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओके, ठीक। लेकिन हाँ, इससे एक बैकफायर चीज हुई थी कि जो मुस्लिम्स थे वो एलियनेटेड हो गए थे, बिकॉज गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती उत्सव, इन सब में वो नहीं क्या नाम है, जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ठीक है,
एजुकेशनल एंड जर्नलिस्टिक रोल क्या था भाई? ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गुसन कॉलेज 1885। पूछा हुआ है सीएपीएफ में एक क्वेश्चन, फर्गुसन कॉलेज किसके द्वारा स्टैब्लिश करा गया था, याद रखना। न्यूज़पेपर्स भाई कौन से? केसरी और मराठा। मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, मराठी में नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना है, केसरी मराठी में था। ठीक है, ओके, समझे? और देखो क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य, इन्हें जेल हो गई थी 1908 में आई गेस है ना, ये जेल गए थे, इन पे सेडिशन चार्जेस लगे थे, सरकार के खिलाफ बोलने के जेल चले गए थे। इन्होंने जेल में बैठ के गीता रहस्य लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंटरप्रिटेड भगवत गीता एज द कॉल टू एक्शन नॉट रिनंसिएशन। ठीक है, ओके, चलो इजी बात है, नो कमेंट्स। इम्प्रिजनमेंट एंड लेगेसी, हाँ, मैंडले जेल बर्मा भेजा गया था, जो बताया मैंने भी आपको 1908 में सेडिशन के उसमें प्लेड अ की रोल। उसके बाद लौटते हैं जब, तो ऐसे देखा जाता है पहले बहुत एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ही आउटराइट बोलते थे, ठीक है। अब जरा जो गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत लोग, उनको भी समझ में आएगा। तिलक जी भी जब जेल गए तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि यार देयर इज डायर नीड टू स्ट्राइक द बैलेंस स्ट्राइक करना है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो ये नहीं कि हम जेल में जाके बैठ जाए, गोल है कि लोगों को एजुकेट करें, ज्यादा मास पार्टिसिपेशन ना, बिकॉज 10 लोग आजादी नहीं ला सकते हैं, करोड़ों लोग जब जुड़ेंगे तब लाएंगे। तो जो आप देखते हो, जो जेल से जाने के पहले की अप्रोच थी और जेल से आने के बाद की अप्रोच तिलक की, दोनों में बहुत फर्क है। जेल से आने के बाद ही वॉज मच बैलेंस्ड, ही फोकस्ड ऑन मास पार्टिसिपेशन, होम रूल मूवमेंट, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन। द डिमांड्स वही थी, स्वराज, कुछ चेंज नहीं हुआ था, बस तरीके बदल गए थे। ठीक है, होम रूल मूवमेंट लॉन्च करते हैं, है ना। होम रूल मूवमेंट 1916 में, एक इनकी होम रूल लीग थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, जिसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तिलक्स रिटर्न टू कांग्रेस इन 1916 लेड टू द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिए कि सूरत स्प्लिट के बाद जब तिलक वापस आए हैं और ये होम रूल लीग के टाइम में एक्टिव हुए हैं, तभी जाकर फिर आपका एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वापस से यूनाइट हुए हैं, ठीक है। 1915 में बातें हुई हैं और 1916 में ऑफिशियली लखनऊ सेशन में दोनों की रीयूनिटी हो गई है, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अच्छा, आज का लास्ट, दादा भाई नेहरूजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बियॉन्ड एनी कंपैरिजन। देखो क्यों बोल रहा हूं ऐसे में, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये तब एक्टिव थे जब बहुत ही इनिशियल फेज था, ठीक है। और इन्होंने एक ऐसी चीज पर काम करा है जिसने इंडियन पब्लिक की नहीं, जो अदर लीडर्स भी थे उनकी भी आंखें खोल दी और पूरी दुनिया की आंखें खोली। दैट इज इकोनॉमिक क्रिटिक। देखो अब हम समझते हैं ना, अब हम समझते हैं आज के टाइम में, जब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टडीज हैं कि ब्रिटिश हमको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका कॉलोनिज्म जो था, जो कॉलोनीज बनाते थे कॉलोनीज, उसके पीछे मेन मकसद होता था क्या? पैसा कमाना, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म था उनका, रेलवे जो उनका इन्वेस्टमेंट था। ये सब हमें आज पता है बेटा, जब एनालिसिस करते हैं, आज से 200 साल पहले की बातें अब एनालाइज करना आसान है। उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में रह के, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने इस बात को उजागर करा था। और क्या जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, और उसमें बताया कि भाई जो ब्रिटिश हैं वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इंडिया का, और कितना पैसा वो इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज टू हिज एम्प्लॉयज। ये इंडिया का पैसा है जो इंडिया के टैक्सेस रेवेन्यू से कलेक्ट हो रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज करके ये लोग कमा रहे हैं। इसको इंडिया के बेटरमेंट में लगाना चाहिए, पर ये क्या कर रहे हैं, ये उसको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए, रेलवेज के लिए। आप कहोगे था रेलवेज तो इंडिया बना था, नहीं, रेलवेज इंडिया बना था, और उसमें एक क्लॉज आपको बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें यह था कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स ली गई थी ना रेलवे बनाने के लिए, वो ली गई थी आपके ब्रिटिश कैपिटलिस्ट से, और उनको 5% ईयरली गारंटीड इंटरेस्ट का दावा करा गया था। सोच रहे हो आप, ऐसा कभी हुआ है कभी इन्वेस्टमेंट्स में गारंटीड रिटर्न्स का दावा करा गया हो? ईयरली 5% इंटरेस्ट बोला हूं, रिटर्न का प्रॉमिस करा गया था। ऑन द बैक ऑफ हु? ऑन द बैक ऑफ व्हाट? ऑन द बैक ऑफ इंडियन रेवेन्यू। समझो इस बात को, ठीक है। फिर उसके बाद इसीलिए क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही है। उसके बाद फिर आरसी दत्त आते हैं, वो इन काम को और आगे ले जाते हैं। ही कैलकुलेटेड द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अभी देखते हैं इनके बारे में। बॉम्बे में जन्म हुआ, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो मैंने आपको बताया।
वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईएनसी इन 1885, बिल्कुल ठीक है। सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थ्राइस, 1886 में, 93 में और 1906 में। ओके ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम फिन्सबरी सेंट्रल, जो कि लंदन की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक। रिप्रेजेंटेड इंडियन वॉइसेस इन द ब्रिटिश हाउस। ही बिलीव्ड, पहले मॉडरेट्स को क्या लगता था ना, जब तक अवेयरनेस नहीं थी या पहले के लीडर्स को, कि ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश अथॉरिटीज को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कर क्या रही है। तो ये लोग कोशिश करते थे कि वहां पे जाके क्या कर पाए, अवेयरनेस फैलाएं, उनको एक्चुअल पिक्चर दिखाएं। बट बाद में रियलाइज हुआ कि भाई सब चंगू मंगू मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट उसी लाइन में था, ठीक, समझ गए आप। अब देखो अगला, इकोनॉमिक थॉट, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दी थी इन्होंने। ऑथर्ड द सेमिनल वर्क पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्टार लगा रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एक्सपोज्ड हाउ द ब्रिटिश वर ड्रेनिंग इंडियाज वेल्थ। ही कैलकुलेटेड एट दैट टाइम that rupees 200 to 300 million was being drained annually from India। क्या क्या तरीके थे, wars, salaries, dividends, उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब तरीका था ब्रिटिश का पैसा बाहर ले जाने का। ओके, argued that India's poverty was not natural but caused by British exploitation, जो बाद में चल के प्रूव भी हुआ कि हाँ यही है, ठीक है। मॉडरेट पॉलिटिक्स क्या थे भाई, मॉडरेट थे। अब देखो मॉडरेट पॉलिटिक्स क्या थी, दे बिलीव्ड इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स थ्रू डायलॉग एंड पेटिशंस, टिपिकल ऑफ द मॉडरेट फेस ऑफ आईएनसी। यही बताया क्यों, बिकॉज मजबूर थे, दे वर स्केप्टिकल कि ब्रिटिश विल कम हैवी ऑन देम अगर वो एक आउटराइट स्टेप लेंगे, ठीक है। ओके चलें, और उस समय उतना वाइडर सपोर्ट नहीं था इंडियन नेशनलिज्म का, ठीक है। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब देख लो एंड की बात, विजन फॉर सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इन 1906 जब ये इंडियन प्रेसिडेंट थे, मुझे बताना कहां पे हुआ था ये, प्लीज बताना, ठीक है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट कैलकाटा वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली डिमांड स्वराज। याद है, याद है जब तिलक ने डिमांड करी थी तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में मॉडरेट्स ने आके स्वराज की डेफिनेशन कुछ अलग ही दे दी थी सेशन खत्म होने के बाद। तो तिलक वाज बिविल्डर्ड, और फिर इसीलिए 1907 में चल के इट वाज द वन ऑफ द की रीजन, जहां से बाद में चल के स्प्लिट हुआ दोनों में, ठीक है। ओके, मेंटर्ड अर्ली, हाँ महात्मा गांधी के ये क्या थे, गुरु माने जाते हैं, महात्मा गांधी इनको अपना गुरु मानते हैं, अलॉन्ग विद गोपाल कृष्ण गोखले, दोनों से ही हेविली इंस्पायर्ड है। और वैसे आप अगर उनका वो गुरु मानोगे इंटरनेशनली, जो उनका पॉलिटिकल गुरु या फिर स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से इंटेलेक्चुअल गुरु बोलेंगे, लियो टॉल्स्टॉय को मानते थे महात्मा गांधी, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं इनको अपना एक तरीके से गुरु मानते थे, ठीक है, क्लियर है। ओके, फटाफट हमने रिवीजन के तौर पर सारी बातें कर ली हैं, अब थैंक यू हो गया है। बहरहाल मुद्दा ये है कि ज्वाइन कर लो हमारा चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, नंबर भी दे रखा है, बात कर लेना। व्हाट्सएप पे कोई भी कंफ्यूजन हो, हम हैं। प्रीलिम्स तक हम आपके साथ ऐसे ही रोज बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका प्रीलिम्स हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि निकलवा सकते हैं, बहुत वाइल्ड क्लेम हो जाएगा, कोई टीचर ऐसा बोल रहा है तो आपके साथ धोखा कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो बने रहिए, सारे यूजफुल वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एंगेजमेंट बढ़ाए रखो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में, सी यू।